अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज हम अपनी नशिश को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हम एजुकेशन पाकिस्तान की और उसके मसाइल और उसके करंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और देखना चाह रहे थे कि क्या फ्लॉज हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो अभी करंट स्ट्रक्चर है उससे आ, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, वो क्या हासिल कर रहे हैं। तो हमारी जो आखिरी बात चल रही थी वो लैंग्वेजेस की बात चल रही थी। हम इस चीज़ पर आए थे कि रिकैप करते वक्त कोर कॉम्पिटेंसीज के अंदर लैंग्वेज और नंबर्स हम कह सकते हैं ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेजेस के अंदर जब आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को उसको एज ए लैंग्वेज ही ट्रीट करना है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा अंग्रेज़ी सीख रहा है तो अब उसको साइंस अंग्रेज़ी में देने का भी फ़ायदा नहीं है। उसको पहले अंग्रेज़ी सीखने दें, उसके बाद आप उस अंग्रेज़ी के यूज़ से आप उसको साइंस की तालीम दें और बाकी तालीम दें। और आपने कहा कि जो लैंग्वेज वो सीख चुका है, जैसे उर्दू वो बोल सकता है, तो आप उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं दूसरी स्किल्स डेवलप करने के लिए जो आप डेवलप करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उर्दू बच्चों को अक्सर आती होती है जब वो स्कूल आते हैं, उसको यूज़ करते हुए हम कोई और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं वाइल दैट पर्सन इज़ लर्निंग इंग्लिश। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, वो इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती। यानी इन्फॉर्मेशन इज सपोज टू बी डाइजेस्टेड। सही। अगर आप उसको उस ज़ुबान में इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं कि जिसमें, या इस ज़ुबान में उसको कुछ एक्सपोजर्स देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि जिसमें जो उसको समझ में आती है, तो वो गाइडेंस कैन बी टेकन बाय दिस चाइल्ड। जो चीज़ इसमें मस्त प्रॉब्लम बन सकती है इन द कमिंग ईयर्स, वो ये है कि अगर उसको आपने एकेडमिकली देना शुरू कर दिया तो उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, आप अगर अरिथमेटिक जो है उसको उर्दू में पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद जमा तफरीक जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन बनेगी। बिल्कुल। ठीक है ना जी, एंड दैट माइट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। अगरचे कोई ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी ओवरकम। सही। लेकिन असल चीज़ यही है कि जिस लैंग्वेज को बच्चा जानता है, ज़ाहिर है कि जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज जानता है तो एकेडमिकली स्पीकिंग उसको असल में उसके अंदर 4 स्किल्स डेवलप करनी है। सही। उसकी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी, उसकी स्पोकन वोकेबलरी डेवलप होगी, इसके बाद उसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी और रिटन एक्सप्रेशन डेवलप होगा। सही। ये चार चीज़ें हैं जो डेवलप होनी है। अब जाहिर है कि बच्चा जब उर्दू बोलता हुआ स्कूल में आता है तो वो उसके अंदर 2 स्किल्स होती हैं, 2 उसकी डेवलप होंगी। सही। डेवलप करने का तरीका जो मैंने आपसे अर्ज किया था कि इट शुड बी क्लोजर टू व्हाट द नेचुरल मेथड इज। सही। अगर आप उसको उस मेथड के करीब रखते हैं तो इसके नतीजे में बच्चों के लिए लैंग्वेज सीखना कोई बर्डन नहीं होगा। सही। लेकिन अगर आप उसको खुद एक ऐसा सब्जेक्ट बना दें कि जिसके अंदर एक ख़ास तरीके से ए लिखना है और बी लिखना है और सी लिखना है, वो एक बर्डन बन जाएगा बच्चे के लिए, ख़ास तौर पे अगर वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। द चाइल्ड कैन लर्न टू राइट आर्टिस्टिकली एट एनी गिवन स्टेज इन हिज लाइफ इफ ही वांट्स टू। इसमें मैं थोड़ा सा मोहित साहब को काउंटर करना चाहूँ कि ताकि हम इस बात की तह तक जा सकें। ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जब भी बच्चा आपके स्कूल तक आया है ऑलरेडी उसने एक दिखा दी है कि वो लैंग्वेज सीख चुका है, वो पंजाबी हो वो उर्दू हो वो जो हो। सो दैट इन सेल्फ इज़ एन अचीवमेंट, और वो बता रहा है कि मैं लर्न कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैं इस हद तक तो समझ सकता हूँ कि आपने लैंग्वेज को ऐसे सिखाना है ऑर्गेनिकली कि वो मिमिक करे एक नेचुरल किस्म का स्टाइल जिसमें बच्चा सीखता है। राइट। लेकिन आप आपको नहीं लगता कि हमें तफरीक करनी चाहिए स्पोकन वर्सेस रिटन? क्योंकि स्पोकन तो वो सीख रहा है अपने घर से, अल्फाज पिक कर रहा है, उसको बार बार बोल रहे हैं नए अल्फाज को, और बातचीत कर रहा है, जुमले बना रहा है, और फिर फीडबैक लूप उसको मिल रहा है अपने इन्वायरमेंट से, उसको और बेहतर भी करते जा रहा है। लेकिन जो रिटन लैंग्वेज है वो चाहे उर्दू हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे इंग्लिश हो, उसको उन मराइल से गुजरना है बहरहाल, जिसको हम थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कह रहे हैं, उसको फिर भी उस इन्वायरमेंट से हमने वो चीज़ सिखानी है। एट द एंड ऑफ द डे वो उसको फिलबदी या अपने अपने इन्वायरमेंट से खुद ब खुद वो सीख नहीं सकेगा। आप इसके बारे में कहते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है जी, लेकिन वो किस तरह सीखता है? वो असल में वही, जिस तरह से हमने इस लिसनिंग को मिमिक करके स्पोकन शुरू की है, इसी तरह वो रीडिंग को कॉपी करने की कोशिश करता है।
यानी व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट्स रीडिंग तो एक्चुअली उसके अंदर जो रिकग्निशन डेवलप होनी शुरू हो जाती है वर्ड्स की, वो अब उनकी जो मेमोराइजेशन है, यानी विदाउट ट्राइंग फॉर मेमोराइजेशन, वो जो पिक्चर मेमोराइज हो रही है उसकी आहिस्ता आहिस्ता शटल तरीके पे वो उसको लिखना शुरू करता है। इसका नतीजा निकलता है, यानी वो चूंकि मेमोराइजेशन जो है वो शटल है और स्लो है, चुनाचे होगा ये कि बच्चा जो है वो जो कुछ लिखेगा उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। मैं मिसाल के तौर पर एक बड़ी मशहूर किताब है, ये इसका टाइटल है, मतलब एक छपी हुई किताब है जिसका टाइटल है GNYS@WRK। ये बच्चों की एक स्टेटमेंट है। सही। कैन यू मेक आउट व्हाट इट सेज? इट इज एक्चुअली सेइंग जीनियस एट वर्क। अच्छा, जबरदस्त। ठीक है जी। नाउ दी व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, यानी बच्चे ने ऑर्गेनिक तरीके से जब लिखा तो उसको लगा, यानी जिस तरह से उसने फोनिक्स सीखी हुई थी तो उसको लगा कि ज न य स जीनियस एट और वर का वर्क। ठीक है, उसने जब ये चीज़ देखी तो उसने उसको लिख दिया ऐसे ही। इसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डोंट करेक्ट इट, लेट इट गो, वो लेट हिम एक्सप्रेस। अभी हमारा जो मकसद है वो ये कि वो अपने माइंड को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना सीखे, बजाय इसके कि एक्यूरेटली एक्सप्रेस। ये इस तरह से ही है जिस तरह आप एक छोटे बच्चे को ये कहें, जब वो आपसे कहे कि मुझे मम चाहिए, सही। तो आप उससे कहेंगे नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं बोलोगे वर्ड तो उस वक्त तक नहीं मिलेगा। सही। ठीक है, यानी बच्चे ने जो उसका ऑर्गेनिक तरीका है वो मिस्टेक्स करते करते ठीक की तरफ जाना है। उसकी मिस्टेक्स पर अगर आप फोकस कर लेंगे तो हो सकता है उसका कॉन्फिडेंस खराब होना शुरू हो जाए, जो कि आमतौर पे हो जाता है। मैं आपकी बात समझ गया। यानी आप उसके एक लिखे हुए पेज को लाल रंग से भर देते हैं। लेट इट बी। स्पेलिंग मिस्टेक्स इस वक्त जो पंक्चुएशन है उनको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, लेट हिम एक्सप्रेस इन ड्यू टाइम। आप ये देखेंगे कि वो बच्चा जो है वो उसकी जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि एक रिजिड तरीके से एक टीचर 25 बच्चों को पढ़ाए, अगर फॉर द टाइम बीइंग एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनको मिमिक करने की अपॉर्चुनिटी दी जाए राइटिंग को, और गलतियां करने दी जाएं, और एक अच्छा मतलब एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लूप बनाया जाए जो उनको बताए कि आप सजेस्ट करें कि आप ये ट्राई करें, ये क्यों नहीं ऐसा, तो आप समझते हैं कि इवन राइटिंग बहुत बेहतर हम उस ट्रेनिंग को बना सकते हैं। लेकिन राइटिंग, रीडिंग, these things should be enjoyable. A child wants to express something. A child wants to tell you कि मेरा आज का दिन कैसा गुजरा। Anything that makes sense to a child. जब मैं उससे ये कह देता हूँ कि माय बेस्ट फ्रेंड पर नोट लिखो, और मैंने उसको ये कह पैराग्राफ लिखो या ऐसे लिखो, और फिर उसके बाद मैंने जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कि इसके अंदर ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए और ये इस तरह का इसकी स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेट हिम क्रिएट हिज ओन स्ट्रक्चर। अभी बहुत सारी चीज़ें जो है उसने आज कोई राइटर नहीं बन जाना। सही। आज हम उसकी राइटिंग पब्लिशिंग के लिए नहीं देंगे। इट इज़ यू हैव 10 years जिसके अंदर उसने एक अच्छा राइटर बना सकते हैं आप उसे, अगर उसको जो एक्सप्रेशन है, उसके अंदर का एक्सप्रेशन है, उसको वो एक्सप्रेस करने की गुंजाइश मिल जाए। सही। और बहुत ज़्यादा करेक्शन ना की जाए। जिस तरह से मिसाल के तौर पर आप एक छोटे से बच्चे को अगर वो आप पे कंट्रोल में है, छोटे से बच्चे की जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आता, इसी वजह से उसको स्कूल में नहीं दाखिल किया जाता जी। अगर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप एक 3-4 साल के बच्चे को हर बात पे करेक्ट करने लग पड़े, हर बात पे कि नहीं ये इस तरह बोला जाता है, ये इस तरह बोला जाता है, तो अगर वो एक सेंसिटिव बच्चा है तो थोड़ी देर के बाद बोलना रोक लेगा, आपके सामने ना बोलेगा, इंटिमिडेट हो जाएगा। These are the things that we need to take care of. हमारी एजुकेशन में इस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें, आप इस पे अगर कोई और सवाल हो। मुझे अब आपकी बात समझ आ रही है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं कि हमने उसको एंजॉयबल बनाना है, एक नेचुरल ऑर्गेनिक वे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राइट। मैं सिर्फ सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये बातें हम कॉन्सेप्चुअली आइडियलिज्म के अंदर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने चीज़ों को आगे भी लेके जाने हैं, हमने कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी दिखाने हैं। मैं सिर्फ फ्रॉम द साइड ऑफ ए टीचर जिसने एट द एंड ऑफ द डे जाके काम करना है, बच्चों को सिखाना है, मैं उनके एंगल से देख रहा हूँ कि क्या ये पॉसिबल भी है, डिपेंडिंग ऑन द टीचर स्टूडेंट रेशो, जितने हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या इस तरह की थिंकिंग हमारे करंट सर्कमस्टेंसेस में इज इट इवन पॉसिबल टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स? देखिए, करंट सर्कमस्टांसेस में तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि हमारा
1% से भी कम बजट एजुकेशन पे खर्च हो रहा है। तो करंट सर्कमस्टांसिस में तो शायद ये जो कुछ चल रहा है इसमें भी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है वो शायद सारी प्राइवेट सेक्टर की है, क्योंकि जो कुछ हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है वो तो नाकाबिले ज़िक्र है। सही। तो बेसिकली जब तक एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं बनती, किसी की एटलीस्ट प्रायोरिटी नहीं बनती, उस वक्त तक ये नहीं हो सकता। देखिए द प्रॉब्लम इज़, जब फिनलैंड ने ये डिसाइड किया कि हमें अपने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, सही, तो उन्होंने 3 इकदाम किए थे जी। नंबर 1 was that the teacher cannot be any person who is not amongst the top 3% of university graduates हाँ जी, can take up teaching. सही, नंबर 1। नंबर 2, टीचर्स की सैलरी कमेंसरेट हो जाएगी किसी भी दूसरे प्रोफेशन के साथ। बिल्कुल। और नंबर 3, टीचर को फ्री हैंड दिया जाएगा बिल्कुल। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि उसने इस चीज़ को पढ़ाना है। देखिए टीचिंग इज़ अ क्रिएटिव जॉब। आप अगर उसको फ्री हैंड नहीं दे रहे, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर जिम्मेदारी भी टीचर की नहीं है। नहीं है। आप जो कुछ हो रहा है उसमें आपने जिम्मेदारी क्या दी है टीचर को कि वो कोर्स कवर करे। बिल्कुल। कोर्स कवरेज की जिम्मेदारी दे सकते हैं आप, और कुछ भी नहीं दे सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं कि बच्चे जो बैठे हैं वो लर्न करें, सही, ठीक है, तो फिर देन यू हैव टू गिव द क्रिएटिव टीचर अ फ्री हैंड कि वो किस तरह करे। कई दफ़ा मे बी द टीचर फील्स कि इस वक्त बच्चों को ब्रेक चाहिए, दे आर टू बोर्ड बाय व्हाट इज़ गोइंग ऑन, इनको शायद थोड़ा सा बाहर लेके जाना चाहिए। लेट दैट हैपन। ठीक है, एक रैपॉर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत होती है स्टूडेंट टीचर में। यानी इवन आप तो खैर बहुत नौजवान आदमी है, यानी मेरे साथ भी अगर मामला इस तरह हो कि इफ़ आई फील इंटिमिडेटेड बाय अ टीचर, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न। और आप अपने आप को ओपन नहीं कर पाएंगे। ओपन नहीं कर पाऊंगा मैं। बिल्कुल। ये जो सिचुएशन है, आप इस तरह सोचिए कि मैं अगर 62 साल का एक आदमी जो है वो ये कह रहे हैं, तो बच्चे जो 3-4 साल के 5 साल के बच्चे जो हैं, जब वो क्लास में बैठे होंगे और उनको आप स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं और ये कहते हैं कि तुम मिल नहीं सकते, सीधे बैठो, इसके नतीजे में यानी किस तरह बच्चा जो है वो लर्निंग के लिए अपना रिलैक्स माइंड, लर्निंग रिक्वायर्स अ रिलैक्स माइंड, सही है। टीचिंग रिक्वायर्स स्ट्रिक्टनेस। अगर आपका फोकस टीचिंग पे है तो टीचिंग का मतलब ये है कि बच्चे चुप करके बैठें ताकि आवाज़ सब तक जाए। और अगर आपका जो टारगेट है वो लर्निंग है, तो बच्चों को फ्री हैंड मिलना चाहिए, बच्चे को एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज एंजॉइंग माइंड विल बी मोर रिसेप्टिव माइंड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना जी। हाँ जी। ये एस्पेक्ट सामने रख लीजिए। अब आते हैं इस बात पे कि इसके नतीजे में रिसोर्सेज कितनी चाहिए। आई थिंक इट वुड डेफिनेटली रिक्वायर मच मोर रिसोर्सेज, लेकिन जो हमारा फोकस है अगर वो क्वालिटी पे हो बजाय इसके कि क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करनी है। हमें एजुकेशन को आम करना है, इसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की शमूलियत होनी चाहिए और मिलकर हम अपनी एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करें। एजुकेशन हमारे मुस्तकबिल की ज़मानत देती है। सही। यानी हम जो कुछ आज खर्च कर रहे हैं, यूँ समझ लें, मैं एक दफ़ा इसका पहले भी बयान कर चुका हूँ। एक दफ़ा यहाँ पे फैसलाबाद जाते हुए मैंने ये देखा था, एक बोर्ड पे लिखा हुआ कि नेशनल हाईवे building the future of the nation, and I wrote a very small piece which actually said the future of the nation is built by teachers and parents. Exactly. You know, nothing else. No other institution is actually catering to the future of the nation as are these two institutions. बिल्कुल। इन दो की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, इन दो को फैसिलिटेट भी करना चाहिए। ये हमारी मुस्तकबिल की तामीर ये लोग कर रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा अजीज़ है। हमें उसके लिए रिसोर्सेज तो एलोकेट करने पड़ेंगे, सही, लेकिन उसका जो पे बैक है वो भी हम ही करेंगे फिर। वही सब में ये बहुत बड़ा टॉपिक है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं और हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं और एक नेशन की प्रायोरिटी क्या है, और वो एजुकेटर्स को अपने माशरे के अंदर किस दर्जे पे रखती है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिस्पेक्ट, कॉम्पनसेशन और बहुत सारी चीज़ें। तो और जैसे आपने फिनलैंड की मिसाल दी, ये बताता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ कहाँ पर है। वो मिसाल भी, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट जी, वो मिसाल भी बीच में रहेगी। वंस फिनलैंड डिसाइडेड दिस, हाँ भाई, यानी जब फिनलैंड, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत बड़ी जगह नहीं है, शायद 50 लाख की आबादी होगी उनकी। तो जब उन्होंने एक दफ़ा ये डिसाइड कर लिया था तो विद इन 10 ईयर्स नंबर 27 से नंबर 1 पे आ गए थे वर्ल्ड में। दुनिया की जो टेस्टिंग सिस्टम्स हैं, हाँ जी, उनमें नंबर 1 पे आ गए थे 10 साल के अरसे में। इतने जल्दी? बिल्कुल। ठीक है जी। आप आज भी हम जब फिनलैंड के स्कूल्स देखते हैं तो उसके अंदर जिस तरह की फ्रीडम बच्चों को दी जाती है वो इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। आप जब चाहे फिनलैंड एजुकेशन लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। सही। यानी हाउ डू देयर टीचर्स परफॉर्म, वो किस तरह से बच्चों के साथ चल रहे होते हैं, किस तरह से बच्चों को लेके चल रहे होते हैं, विदाउट बाइंडिंग देम इनटू क्लासरूम्स एंड
and timetables and whatnot. और उन्होंने हमारे सारे जो हमने अपने मेंटल स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं उनको तोड़ के रख तोड़ दिया दिया है, कि बिल्कुल। ये जो हमारी इमेजिनेशन है और जो रिजल्ट भी निकाल दिया। रिजल्ट भी निकाल दिया। मोई साहब इसको मैं बाकायदा एज अ होल टॉपिक इसकी ना मैं डिकंस्ट्रक्शन करने का मुझे बहुत मतलब आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं वो टाई अप करना चाहता हूँ। हमने जो लैंग्वेजेस की बात की थी, मेरा इसके अंदर आपसे सवाल भी है और मैं ख़ुद भी इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। लैंग्वेजेस के अंदर आपने बड़ी अच्छी बात की कि you know once a kid is learning a language, don't let that person be burdened by something other than Right. the learning of the language. लेकिन वो लैंग्वेज जो लर्न कर चुका है उससे फ़ायदा उठाते हुए हम वो चीज़ें जो हम देना चाहते हैं हम उसको उस लैंग्वेज में देना शुरू कर दें। कर सकते हैं। अब इसमें मेरा दो चीज़ें आपसे सवाल हैं। एक तो पहला सवाल मेरा ये है कि हमारे मुल्क में और इसका हम सब आपस में अपनी निजी महफ़िलों के अंदर हम बात करते रहते हैं कि हमने उर्दू को कितना हमने उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हटा दिया और हमने किस तरह अंग्रेज़ी को इक्वेट कर दिया इंटेलिजेंस के साथ और सोशल इवन एजुकेशन के साथ एजुकेशन से और हमारा सोसाइटल अप्रूवल लिंक कर दिया हमने कि आप Right. कितनी अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं। मतलब यू आर इन अ डिफरेंट क्लास इफ़ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, राइट। वो हम हर जगह देखते हैं अपने माशरे के अंदर। तो एक तो इस बात पे ज़रा अगर हम थोड़ी सी बात कर सकें कि उर्दू और जो बच्चे की अपनी मदर टंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी डेवलपमेंट के अंदर, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना। इसमें क्या समझ है, यानी देखिए एक तो ये कि आधा काम हुआ है। हाँ जी। जब आप अपनी मदर टंग को आप अपनी एजुकेशन की लैंग्वेज बना लेते हैं तो उसमें जो आपका एंट्री लेवल बच्चा है उस पर आधा काम ऑलरेडी हुआ है। वो ये कि वो स्पोकन लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन और स्पोकन एक्सप्रेशन उसका ऑलरेडी डेवलप्ड है एक हद तक। सही। उसको आपको मज़ीद पॉलिश ही करना है सिर्फ, अब आपने बाकी आधा काम करना है उधर। तो ये तो वैसे ही एक ऑब्वियस सी चीज़ है। जो इसमें सिर्फ प्रॉब्लम है वो ये कि इसके लिए सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि आपको पूरी की पूरी जो नेशनल लेवल पे प्रायोरिटी है एजुकेशन की और नेशनल लैंग्वेज में एजुकेशन की उसके बारे में पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सही। द थिंग इज़ दैट जो हमारी एजुकेशन है, तालीम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी लैंग्वेज की पाबंद नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन ये खुद एक हमारा पॉलिसी मैटर होना चाहिए कि हम अपने कल्चर को सेफगार्ड करना चाहते हैं। हमारा कल्चर हमारे लिए कोई वैल्यू रखता भी है कि नहीं रखता। बिल्कुल। यानी हम आइडियोलॉजी और ये और वो सब कुछ नज़रिया इस तरह की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये बात है कोई हमारा कल्चर भी है। बिल्कुल। यानी वाई इज़ इट, या फॉर इंस्टेंस अगर हम उर्दू को भी ये समझ लें कि उर्दू एक नेशनल लेवल पर एक लैंग्वेज होनी चाहिए, तो उसका मतलब ये होगा कि फिर हमें उर्दू ही को प्रमोट करना पड़ेगा अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर भी। सही। और क्या ये इस वक्त हमारे प्रोविंशियल सेटअप में काबिल कबूल भी होगा? दीज आर द क्वेश्चंस जो कि हमारे इस दायरे में शायद नहीं आएंगे, सही। जिनके ऊपर ज़्यादा पॉलिटिकल एक्यूमेंट रखने वाले लोगों को बात करनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ये कर पाएँ तो या मदर टंग जिसको आपने फरमाया वो बहुत ज़्यादा अच्छी मादरी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा अच्छी उसकी लिए इस्तेलाह होगी बजाय नेशनल लैंग्वेज। यानी मिसाल के तौर पे एक सिंधी बच्चा जो है वो उसके लिए क्यों ये ज़रूरी करार दे दिया जाए कि वो कोई और लैंग्वेज पहले सीखेगा तो तालीम पाएगा, यानी वो सिंधी ही में क्यों नहीं पा सकता? या एक पश्तो बच्चा जो है पश्तो बोलने वाला वो क्यों नहीं अपनी ज़ुबान में ये कर सकता? पंजाबी में क्यों नहीं हो सकता? अगरचे पंजाबी तो वैसे ही बेचारी बहुत रेट्रोग्रेड हो चुकी हुई है, लेकिन ये कि जो कुछ भी है अगर कोई बच्चा उसमें जानता है तो इसका मतलब लैंग्वेज की तो एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। यानी जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत होगी वो फिर ये कि इफ़ वी नीड टू प्रमोट दीज लोकल और अ नेशनल लैंग्वेज तो हमें अपने उलूम फ़नून को पहले उसमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत होगी, बिकॉज ज़ाहिर है उसके नतीजे में अंग्रेज़ी ज़ुबान की एबिलिटीज़ जो है वो सफ़र करेंगी। मोई साहब मेरा उसके अंदर ना अब मेरा आपसे जो मैं चीज़ इसके अंदर थोड़ी प्रोमिनेंट करना मतलब कि उसको थोड़ा सा ना कोट मतलब के फोकस में लाना चाहता हूँ। दो तीन चीज़ें ना उसको हम ज़रा अलग कर लेते हैं। एक चीज़ ये है कि जैसे आपने कहा मदर टंग, ठीक है, वो लाजमी नहीं है उर्दू ही हो। अगर सिंधी भी बच्चा बोलता है उसकी अपनी एक तारीख है जिसका रिलेशनशिप ये है, उसका उस तारीख का उसके साथ रिलेशनशिप तब तक कायम रह सकता है जब तक उस ज़ुबान को जानता है। उसने अगर ज़ुबान
के उसको नहीं जान सका तो वो अपनी तारीख से कट गया, जो उसका एक ट्रेडिशन है, जो रवायात हैं। मेरा इसके अंदर उर्दू के अंदर ना कुछ एक चीज़ मैं ये समझता हूँ क्या, और मैं आई वुड लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशन ऑन इट। एक चीज़ हमें, क्या आपको नहीं लगता हमें ये इस कनेक्शन को तोड़ना है कि किसी ज़बान का इंटेलेक्ट के साथ कोई रिलेशनशिप होता है? एब्सोल्युटली नहीं है जी, नहीं, बिल्कुल सही है। और वो हमने बना दिया फॉर सम रीज़न कि अंग्रेज़ी का ही ताल्लुक इंटेलेक्ट के साथ है। राइट, अगर ये बात सही होती तो जर्मनी से कोई स्कॉलर पैदा नहीं हो सकता था, बिल्कुल यानी फ्रांस से कौन आदमी निकल सकता था अगर अंग्रेजी ज़ुबान ही तालीम का मेयार होती। बिल्कुल। इसलिए मेरे ख्याल है ये तो हमारी समझने के हमारे तवाहुमात में से है, वरना असल चीज़ जो है वो ये कि जब तक कि आप अपने उलूम को इसमें ट्रांसलेट नहीं करते हैं उस वक्त तक बच्चों के लिए आप आइंदा जाके मुश्किल डाल देंगे। अच्छा, इसमें मोइसा मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म शायद हम इस बारे में बात कर सकें, लेकिन शॉर्ट टर्म जितना इख्तिसास कहते हैं, स्पेशलाइजेशन जितनी आ चुकी है साइंसी उलूम में अंग्रेज़ी के अंदर, मुझे पता नहीं ऐसा लगता है, और आई वुड लव टू हैव कॉन्वर्सेशन ऑन इट, कि वो हमें अंग्रेज़ी फिर भी बच्चों को सिखानी पड़ जाएगी, लेकिन जो करंट हमारा काम ऑलरेडी हो चुका है उर्दू के अंदर, ड्रामा क्या है, अफसाना क्या है, हम गालिब कौन थे, अल्लामा इकबाल कौन थे, फैज़ अहमद फैज़ कौन थे, और बहुत सारा, और हमारा जो मजहबी काम हो चुका है उर्दू के अंदर, उर्दू, फ़ारसी और अरबिक मैं समझता हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, ये 3 ज़बानों में बहुत काम हो चुका है, इवन मज़हब की चीज़ों में। तो अगर हम बच्चों को उर्दू सिखाएं तो बाकी उलूम, साइंसी और ये चीज़ें ट्रांसलेट हों, वो तो हम बात कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन इवन जो करंट काम ऑलरेडी उर्दू में हो चुका है उसके साथ उसका कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगी। देखिए, ये बात कि हमें नेशनल लैंग्वेज उर्दू पढ़ानी चाहिए, अरबी पढ़ानी चाहिए, इस पर तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है। असल में जो चीज़ है वो ये कि क्या हमें मोनोलिंगुअल बना देना चाहिए सिस्टम को, या ये कि मल्टीलिंगुअल सिस्टम्स भी बनते हैं। मेरा ये ख्याल है कि मल्टीलिंगुअल सिस्टम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। यानी अगर आप सिर्फ इतना कर दें कि उन लैंग्वेजेस को उस नेचुरल तरीके में जो हमने पहले बात की थी, उस नेचुरल तरीके पर अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। सही पढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये कि उस ऑर्गेनिक लर्निंग को ऑर्गेनिक लर्निंग समझें। बिल्कुल। यानी उसका मतलब क्या है, व्हेन आई से दिस इट मीन्स दैट एक बच्चा क्लास में हो सकता है कि वो उर्दू या अंग्रेज़ी या अरबी या जो भी, अंग्रेज़ी की जगह आप स्पेनिश भी कर सकते हैं, अंग्रेज़ी की जगह आप फ्रेंच भी कर सकते हैं, यू कैन आल्सो हैव जर्मन, ये वेरियस ऑप्शन दी जा सकती हैं। यानी उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है, एक हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज चाहिए और एक हमें अपने मज़हब की ज़ुबान सिखानी है। ये एक, अब ये सारी बात जो हम यहाँ पे बैठे कर रहे हैं, ये बेसिकली इट ऑल एमिनेट्स फ्रॉम व्हाट विजन डू यू हैव फॉर एजुकेशन। ठीक है ना? अगर आपका विजन ये है कि आपने साइंसदान तैयार करने हैं, सही, तो फिर तो उर्दू की भी ज़रूरत नहीं है, अरबी की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आपने अच्छे इंसान तैयार करने हैं, आपने अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान तैयार करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर आपकी उस इम्पार्ट करने में कौन सी स्किल्स आप बच्चों को देंगे उसमें शामिल हो जाएंगी। बिल्कुल। यानी व्हाट आई थिंक इज़ कि लैंग्वेजेस सिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 साल के लिए एक बच्चे को एक्सपोज कर दें अच्छी एनवायरनमेंट से, जिसमें कि अच्छे टीचर्स उनको लैंग्वेजेस से इंट्रोड्यूस कराएं, और होल लैंग्वेज अप्रोच से आप उनको लैंग्वेजेस पढ़ाएं। होल लैंग्वेज अप्रोच इज समथिंग विच इज़ एन एस्टैब्लिश्ड मेथड ऑफ इम्पार्टिंग लैंग्वेज। ये कोई मैंने टर्म ईजाद नहीं की है, यानी ये एक तरीका है लैंग्वेज सिखाने का, जिसके बारे में अब उस पर बहुत कुछ लिखा गया है। उसको पढ़ के देखें, टीचर्स को पढ़ाएं, उसे इस तरह लैंग्वेज सिखाई जाती है। वंस यू डू दैट, और ये तमाम लैंग्वेजेस, चाहे वो अंग्रेज़ी है, चाहे वो अरबी है, चाहे वो उर्दू है, तो अगर आप इस तरह से पढ़ाएंगे, ये वैसे ही जिस तरह से आप टोटल इमर्शन मेथड से पढ़ाते हैं। यानी आप अगर अरबी सीखने जाते हैं, यानी कितना अजीब लगता है जिस वक्त आप दुबई जाते हैं और बच्चा अरबी बोल रहा होता है, ठीक है, कि वो जो एस्पेक्ट है, एक छोटा सा बच्चा अरबी बोलता है, वो अजीब सा लगता है हमें पाकिस्तानियों को। लेकिन वही चीज़ पाकिस्तानी जो बच्चा उर्दू बोल रहा है, या जो वो लैंग्वेज घर में बोलता है वो बोल रहा है, वो किस तरह से बोल रहा है, यानी उसने कितनी मेहनत की है उसने। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि लैंग्वेज बोलना हर बच्चे का एक स्टेज और एक स्पीड से नहीं होता। इसको भी मान लें, इसको अपनी एजुकेशन का हिस्सा भी बना लें
यानी देयर इज़ नो सच थिंग, ये अल्लाह ताला के अहकामात नहीं है कि बच्चे को 5 साल की उम्र में क्लास 1 में दाखिल होना चाहिए और ये टेस्ट लेकर उसको क्लास 2 में जाना चाहिए। और अगर वो नहीं कर रहा तो failure, नाकाम हो गया, उसको फेल समझें। बिल्कुल नहीं, इट शुड बी अ सिंपल थिंग जी। एजुकेशन शुड बी ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि इंसान ने मैं आप अगर 50 लोग हैं तो वो सब यूनिक हैं, उनको एक म्यार पे मत परखें। सही। हमारी एजुकेशन का एक और प्रॉब्लम ये है कि वो ये करती है, एक म्यार पे परखती है कुछ लोगों को जो उस म्यार पे जो आर्बिट्रेरली बना हुआ है, टोटली आर्बिट्रेरली बना हुआ है, बिल्कुल उस म्यार पे अगर वो पूरे नहीं उतर रहे तो फिर उनको बिलो एवरेज या फेलियर करा दे। बिल्कुल ठीक है जी। नंबर 2 ये कि वो दोनों बच्चों को कंपटीशन में डालती है। हाँ जी। ठीक है, इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा जो है वो ये समझ रहा होता है कि मुझे क्लास में इन लोगों से आगे बढ़ना है। हाँ जी। ठीक है जी। एंड देयर कैन ओनली बी वन फर्स्ट पोजीशन। जबरदस्त। हाँ जी। ठीक है, बाकी सारे जो बच्चे हैं वो एक्चुअली दे हैव लॉस्ट। What we need to do is to develop a system where a child is compared by his own abilities in the previous maybe week, maybe month, maybe year. उसको ये दिखाया जाए कि तुम ये थे, यहाँ पे पहुंचे हो, देखो आगे कितना रास्ता है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। The only comparison you have is with yourself. With yourself. अच्छा, इससे एक तो ये चीज़ पैदा होगी कि वो जो यूनिकनेस ऑफ द इंडिविजुअल है उसको हमने रिकग्नाइज किया। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ ये पैदा होगी कि उसको हम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रहे हैं इस चीज में कि तुमने ये सीखा है अकॉर्डिंग टू योर ओन टाइमलाइन। सही, बिल्कुल। यानी और तीसरी चीज ये पैदा होगी कि हम बच्चे के ऊपर ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्डन डाल रहे हैं और ना हम उसको बोर कर रहे हैं। यानी जो बच्चा सीख चुका है, लेट से एक आपने कोर्स बनाया है, उसको आपने समझते हैं आपके 1 साल में करेगा, एक बच्चे ने 6 महीने में कर लिए, हाँ जी, तो आगे चला जाए। जबरदस्त। यानी व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल, फॉर इंस्टेंस मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए जरा खुले ज़हन से समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी ये क्यों ज़रूर कि आप क्यों समझते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा उर्दू में क्लास 3 में हो, इंग्लिश में क्लास 1 में हो और अरिथमेटिक में क्लास 2 में हो? व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? वो एक ही सांचे में क्यों उसको रखें? क्यों हम ये समझते हैं कि अगर क्लास 3 में, इसका नतीजा निकलता है कि हम वैक्यूम्स छोड़ते जाते हैं पीछे एजुकेशन में और उसको आगे लेके चलते जाते हैं और अल्टीमेटली मैट्रिक में जाके पता चलता है कि उसको तो बेसिक अरिथमेटिक नहीं आती। बिल्कुल सही। इसके अंदर ना मैं अगर इसको समराइज़ करने की कोशिश करूँ जो आपने बातें कही हैं, जस्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ इट, राइट, और फील फ्री अगर आप इसमें समझते हैं कि मैं उसको गलत समझाऊं। एक चीज़ तो देखने की ये है लैंग्वेजेस के अंदर, एक बच्चे की अपनी मादरी अपनी मदर टंग उसकी है, उसको डिग्रेड करना, सोसाइटल डिसअप्रूवल करना। एक बच्चा पंजाबी जानता है और सिर्फ पंजाबी बोल सकता है, ये तो जाहिल है, ठीक है, इसको क्या पता। और आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ये एक मसला है, राइट। तो उसको वैल्यू करना, इस डिवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, जितनी ज़्यादा ज़ुबानें हैं उसको उतना खुश होना कि देखो एक डिफरेंट है और नई ज़बान जानता है। एक तो उसको उसकी अपनी जो मदर टंग है उसको वैल्यू करना एज अ सोसाइटी, जिसकी जो भी मदर टंग है वो हमारे लिए ज़रूरी है और वो उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देगी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ लैंग्वेज के तनाजुर में वो ये है कि जिस इल्म को आप लेने जा रहे हैं उस इल्म की कुछ ज़ुबानें हैं, तो आप फिर अपनी मदर टंग के बाद उन लैंग्वेजेस को लेने की कोशिश करें जिनका ताल्लुक़ उन अलूम के साथ है जो आप लेना चाह रहे हैं। मसलन कि जैसे अगर आप मज़हब के अंदर आप सीखने जा रहे हैं तो अरबिक, उर्दू और फ़ारसी 3 ऐसी ज़बानें हैं जिसके अंदर काफ़ी काम हो चुका है हमारे, तो आप फिर डिपेंडिंग ऑन द नीड आप वो लैंग्वेज लेंगे। इसी तरीके से अगर आप साइंस लेने जा रहे हैं तो साइंस में जितना अंग्रेज़ी में काम हो चुका है, बड़ा मुश्किल है कि आप सारा राइट और हो रहा है। आप जब तक आज एक किताब अगर ट्रांसलेट कर लेंगे तो 300 किताबें और लिखी जाएंगी। तो बेसिकली अगर लैंग्वेज के हम मुकदमे को रखें तो एक अपने उसकी मदर टंग को रिस्पेक्ट देना, सेलिब्रेट करना इस डिवर्सिटी को, वो ज़रूरी है। और उसके बाद इल्म का ताल्लुक़ और ज़रूरी है कि जो उसकी जो मदर टंग है उसको सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। और ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि इंटेलेक्ट का ताल्लुक़ किसी ज़बान के साथ नहीं है और इंसान ज़बरदस्त इंटेलेक्ट अपनी ज़बान में भी दे सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है और शायद अपनी ज़बान में सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर सकता है। राइट। एक और दूसरा लैंग्वेजेस के अंदर हमें ये देखना है
कि लैंग्वेजेस को चूज़ करते वक्त ये देखना चाहिए कि जिस इल्म को लेने जा रहे हैं उस इल्म की ज़बानें कौन सी हैं। बिल्कुल तो सही। आप क्या समझते हैं, क्या ये समराइजेशन ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, हाँ बिल्कुल जी। ठीक। तो इसके बाद आगे जो आपने आपने ये बात की कि एजुकेशन के अंदर जो हमारे टेस्टिंग के जो हमने बच्चों को एक बड़े नैरो सेट ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे हम उसको असेस करते हैं जी, जो कि बहुत आर्बिट्रेरी हैं, और ये इंटेलिजेंस को, किसी बंदे की पोटेंशियल को बिल्कुल भी नापने के अच्छे तरीके नहीं है। शायद कुछ के हों, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने हर इंसान को यूनिक बनाया है और जितनी डिफरेंट तरीके दिए अपने इंटेलिजेंस को एक्सप्रेस करने के, उसके मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट। और उसके बाद हम ये कैटेगराइजेशन करना, ये पहला बच्चा आया, फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, हम उन बच्चों के अंदर वो डिसअप्रूवल डाल रहे हैं कि आप तो अच्छे ही नहीं हो अगर आपने ये नहीं किया। तो इस सारी बात को मैं जिस तरह समझता हूँ, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमें जो फंडामेंटल बात देखने की है कि हर बच्चा यूनिक है और हमने हर बच्चे को उसके साथ कंपैरिजन करवाना है कि क्या साल बाद आप जो थे आपने उससे बेहतर लर्न किया है या नहीं किया है Right. एज कम्पेयर टू समवन एल्स। राइट। एक और उसको बिल्कुल छोटा कर दें शायद, हफ्तावार कर हफ्तावार कर लें, A child will have a sense of achievement. अचीवमेंट। ठीक है, you don't need to I don't need to compare myself to you. यस। देखिए, इससे बड़े खतरनाक नताइज निकलते हैं, ये हम इसको समझते नहीं है। कंपैरेटिव जो फ़ज़ा होती है वो इंसान की सेल्फ वर्थ को इम्पैक्ट करती है, बड़ी बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है। यानी मुझे इस चीज़ में मुश्किल पैदा हो जाती है कि मैं अपनी गुर्बत को लेकर किसी बेहतर स्टेटस के आदमी के साथ आंखों में आंखें डाल के बात कर सकूं। ये जो सेल्फ वर्थ को इम्पैक्ट करना है, ये इंसान के किरदार पर इम्पैक्ट करती है। यानी आई नीड टू बी मोर हाँ जी, टू बी कंसिडर्ड मोर। क्या बात है। मुझे ये जो एस्पेक्ट है कि मुझे अचीवमेंट, चाहे वो दौलत की अचीवमेंट है, चाहे वो एसेट्स की अचीवमेंट है, ये दिखाकर मेरी वैल्यू बनती है। तो इसके नतीजे में आप सोचिए ना कि हम मटीरियलिज्म की कितनी वैल्यू फैला रहे हैं। क्या या तो हम ये कर रहे हो ना कि वो जो कंपैरिजन है, या ये जो वैल्यू है सोसाइटी में, जिस वक्त ये वैल्यू बन जाए कि हम में से सच्चा कौन है ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, यानी ये हम नहीं बना सके अनफॉर्चुनेटली, और इस सिस्टम में बन भी नहीं सकते। और वो सोसाइटल अप्रूवल डिसअप्रूवल का अगर वो बन जाए, सांचा बन जाए, तो कितना ज़बरदस्त हो। राइट, कि राइट, सोसाइटी एज अ होल बिल्कुल सच्चाई से लोगों को देखे कि इसमें मैं एक चीज़ वाजे करना चाहूँगा ज़रूर जी, कि ये लोगों को ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लोगों से ये कहा है कि इफ़ यू वांट टू कम्पीट फॉर द हियर आफ्टर। ठीक है, यानी इससे लोग ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि कंपटीशन तो ठीक है। हाँ जी, नहीं, इंसान अगर एक सोसाइटी में अगर दौड़ लगी हुई है पैसे के लिए, तो उस इंसान की जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स बीइंग मोर देन अदर्स, उसी को यूज किया है कि वो अगर उसका फोकस आखिरत की तरफ होना चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज की जाए, ना कि ये कि इससे आप कंपटीशन को सब साबित कर देंगे कि तो बड़ी अच्छी चीज़ होती। ये बिल्कुल गलत बात है। इसके ऊपर अगर कोई पढ़ना चाहे तो नो कॉन्टेस्ट के नाम से एक बड़ी अच्छी किताब लिखी गई है, और उसके अंदर रिसर्च को भी जमा कर दिया गया है कि जो ये बताती है कि कंपटीशन जो है, इसके बारे में जो ये राय है ना जी कि कंपटीशन के नतीजे में यू परफॉर्म बेटर, हाँ जी, ये बात बिल्कुल गलत है। सही। यानी अगर कोई पढ़ना चाहे तो सारी रिसर्च उसमें है, उसके सारे रेफरेंसेस उसमें हैं, उसको देख लें आप, बिल्कुल। यानी यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। ये बात बिल्कुल गलत है। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि हम कैसे ये जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि हम दूसरे के साथ compete करें, उसको चेंज करके अपने साथ करें। मैं इसके अंदर एक और चीज़ और भी सोचता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में देखा है ये चीज़ कि जब आप किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं ना, तो आपने एक बड़ा मसला खोल दिया अपने लिए। ये मेरे अपनी लाइफ में मैंने चीज़ ऑब्जर्व की अपने आसपास। अगर तो आप उससे बेहतर हैं इन योर ओन स्टैंडर्ड, लेट्स से वेल्थ में या किसी चीज़, इंटेलेक्ट में, किसी चीज़ में, तो आपके अंदर ना वो प्राइड आ गई। फॉल्स ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर लेस देन मेनी। एग्जैक्टली। तो आप अगर उससे बेहतर है तो आपके अंदर प्राइड आ गई। और फिर होता क्या है, ये दुनिया ऐसे अल्लाह ताला ने बनाई है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ पे आप प्राइड कर रहे हैं ना, उसी चीज़ को जिससे कंपेयर करके आपने अपने अंदर प्राइड लाई ना,
उसको उस चीज़ में बढ़तरी दे देते हैं। अब क्या हुआ कि आप जिस चीज़ पे आपने प्राइड ली थी, लेट्स से वेल्थ है, अल्लाह ताला निज़ाम अल्लाह ताला का ऐसा है कि वो तो जिसको चाहता है देता है। राइट। उसने जिस शख्स को आपने हकीर जाना उसी को वेल्थ दे दी, और अब आपको क्या हुआ, अब जेलसी आ गई, जेलसी आ गई, इन्फीरियोरिटी आ गई। और मसला कहाँ से स्टार्ट हुआ? द मोमेंट आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ टू समवन एल्स। मैं एग्जैक्टली इसी के बारे में कह रहा हूँ जी, कि हम अपनी सेल्फ वर्थ इससे डिटरमिन करने लग पड़ते हैं, बिल्कुल, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। विच इज़ वेरी डेंजरस। इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज कैरेक्टर। हाँ जी, इसको सामने रखकर मेरा ख्याल है कि अपने निज़ाम को हमें ऐसा बनाने की ज़रूरत है। ये जब हम ये बातें करते हैं तो जाहिर है कि ऐसा कोई स्कूल मौजूद नहीं है। हाँ जी, यानी इट इज़ जो चीज़ें आप यहाँ पे मैं और आप बात कर रहे हैं, ये तो असल में पैराडाइमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना जी, ये वो हमारा देखने का लेंस ही और है। वी आर एक्चुअली टॉकिंग कि ये बॉक्स जो बना हुआ है, वो लोग कहते हैं थिंक आउटसाइड द बॉक्स। हाँ जी, नहीं, हम असल में ये कह रहे हैं कि हम इस बॉक्स को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर इस बॉक्स के अंदर खड़े हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि आप उसका पार्ट हैं। आप उसका पार्ट है। बिल्कुल। मोई साहब, बहुत अच्छा लगा इस इंशाल्लाह जी, conversation जारी करके, रखते हैं इंशाल्लाह। और इसको फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। इंशाल्लाह जी, थैंक यू।